चैंपियंस। तो कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम देखते हैं हमारी अर्थव्यवस्था का सेकंड चैप्टर राज्य एवं राष्ट्र की आय। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। हमारे चैनल का नाम है चैंपियंस वाला 3.0 गोल्डन पढ़ाई। तो चलिए चलते हैं अपने पाठ पर, और पाठ का नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। प्रश्नावली में पहला दिया है ऑब्जेक्टिव। पहले ऑब्जेक्टिव को करते हैं। चलिए दिया है पहला ऑब्जेक्टिव, सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। तो भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है जी, 25,494 रुपया। सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय जो था वो था 25,494 रुपया। अगला है, कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो होता है भारत का वित्तीय वर्ष को माना जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो भारत का जो गोवा राज्य है उसका प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, और जो बिहार राज्य है उसका प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो हो जाएगा गोवा। अगला है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो बिहार का जो जिला है पटना, पटना का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। अगला है क्वेश्चन हमारा 5 नंबर, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, सहज है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है, सभी है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि सभी है। जो उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, सहज भी है, वैज्ञानिक भी है, व्यवहारिक भी है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, सभी है। चलिए अगला हमारा दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, फिलिंग द ब्लैंक्स दे दिया है। कह रहा है बिहार की प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। तो बिहार की कितने प्रतिशत आबादी जो है गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है, तो 41.4%, यानी 41.4% जो आबादी है वो गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 41.4%। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, कह रहा है उत्पादन आय एवं एक चक्रीय समूह का निर्माण करते हैं। उत्पादन आय एवं यहाँ आंसर हो जाएगा व्यय, व्यय आय एवं व्यय एक चक्रीय समूह का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, कह रहा है राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। तो जब राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि भारत की जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से की प्रक्रिया पूरी होती है। तो राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से किसकी प्रक्रिया पूरी होगी, विकास की प्रक्रिया पूरी होती है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में वर्ष 2008 से 9 के बीच कुछ घरेलू उत्पाद प्रतिशत हो गया था। तो जो घरेलू उत्पाद है वो कितना हो गया था, 11.03% हो गया था। अगला क्वेश्चन है दिया हुआ है, सही गलत कथन की पहचान करें। सही गलत कथन की यहाँ पहचान करना है। पहला दिया है, राष्ट्रीय आय एक दिए हुए समय में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापती है। तो राष्ट्रीय आय एक दिए हुए समय में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापती है, ये कथन बिल्कुल सही है कि जो राष्ट्रीय आय होता है दिए हुए समय में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को क्या करती है, मापती है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि उत्पादन आय एवं व्यय के चक्रीय समूह का निर्माण नहीं करती है। तो यहाँ देखिए उल्टा कर दिया है, कह रहा है उत्पादन, जब कोई प्रोडक्ट का क्या होगा, उत्पादन होगा, तो उससे क्या होगा, आय प्राप्त होगा, और आय प्राप्त होगा तो कहाँ जाएगा, व्यय कीजिएगा। तो यह एक चक्रीय समूह का निर्माण करता है, और यहाँ दे दिया है नहीं करती है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये कथन जो होगा गलत हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय से अधिक है। तो भारत का जो प्रति व्यक्ति आय है अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय से अधिक है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि अमेरिका का जो प्रति व्यक्ति आय है वो भारत के प्रति व्यक्ति आय से ज़्यादा है। तो अमेरिका का यहाँ ज़्यादा है, और यहाँ दिखा रहा है कि भारत का ज़्यादा है, तो भारत वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी के अनुसार सन 1968 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। तो सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का आकलन किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। कब किया था, 1968 ईस्वी में, और उन्होंने कितना आकलन करके बताया था कि प्रति व्यक्ति आय है 20 रुपया बतलाया था।
चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रति व्यक्ति आय में कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, तो इसमें कृषि क्षेत्र का जो क्या हो जाएगा, योगदान सर्वाधिक होगा। यह कथन भी क्या है, बिल्कुल सही है। अगला दिया है कि संक्षिप्त रूप को पूरा करें, यानी कि फुल फॉर्म लिखना है। पहला दिया है जीडीपी, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, यहाँ पूछा है। तो जीडीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन दिया है पीसीआई, पीसीआई का हो जाएगा पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। अगला दिया है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एनएसएसओ का हो जाएगा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है सीएसओ, सीएसओ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा जी, सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है जीएनपी, जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन दिया है एनएनपी, एनएनपी का फुल फॉर्म हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनआई, एनआई अगला क्वेश्चन है, एनआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा जी, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम होता है। अगला क्वेश्चन दिया है ईडीआई, ईडीआई का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज फुल फॉर्म हो जाएगा ईडीआई का, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता है। अगले क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। पहला दिया है आय से आप क्या समझते हैं, अर्थात आय किसे कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है, जब कोई मनुष्य क्या करेगा जी, अपने शारीरिक या मानसिक तौर पर क्या करेगा, कार्य करेगा, और कार्य करने के बदले जो उसे पारिश्रमिक मिलता है उसे ही क्या कहते हैं, उस व्यक्ति का आय कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। स्कोर है सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, अर्थात जीडीपी किसे कहा जाता है। तो किसी देश की सीमा के अंदर एक वर्ष की अवधि में, किसी देश की सीमा के अंदर एक वर्ष की अवधि में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। कि जब किसी देश के बाउंड्री के अंदर एक व्यक्ति का क्या होगा, जो वस्तु और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को योग को एक किया जाएगा तो उसे ही क्या कहेंगे, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, इसको समझते हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। जो राष्ट्रीय आय होता है उसमें देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा उसे ही क्या कहेंगे, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या प्रति व्यक्ति आय होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किनके द्वारा की गई। देखिए यहाँ क्वेश्चन आ ही गया कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किनके द्वारा की गई। तो यहाँ आंसर में लिखेंगे हम लोग, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना सन 1968 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम कौन किए हैं, दादा भाई नौरोजी किए हैं। कब किए हैं, सन 1968 में किए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा होती है। तो भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना होती है कौन सा संस्था करता है, इसके बारे में बताना है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होता है, अर्थात इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। जो राष्ट्रीय आय की गणना होगा तो कौन कौन सी कठिनाइयाँ आएगी। राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयाँ निम्न है। कौन कौन है जी। पहला कठिनाई जो है आंकड़ों को एकत्र करने की कठिनाई। कह रहा है पूरे देश के लोगों का आंकड़ों को एकत्र करने में अनेक कठिनाइयां आती हैं। यदि सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हो तो राष्ट्र के विकास की सही स्थिति नहीं प्राप्त होती है। पूरे देश के लोगों को आंकड़ों को एकत्र करना है, उसमें अनेक कठिनाइयां आएगी। यदि सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हो तो उसमें राष्ट्र के विकास की सही स्थिति का पता नहीं चल पाएगा। आगे दिया है, कह रहा है दोहरी गणना की संभावना। जो राष्ट्रीय आय को आंकड़ा को हम लोग प्राप्त कर रहे हैं उनमें समस्या है कौन सी जी, दोहरी गणना की संभावना। पूरे राष्ट्र के लोगों के उत्पादन अथवा आय के आंकड़ों को एकत्र करना सहज नहीं होता। भौगोलिक और मानवीय संसाधन की संरचना ऐसी होती है कि कभी कभी एक ही आय या उत्पादन को दो स्थानों पर अंकित कर दिया जाता है, जिस कारण वास्तविक आय से अधिक आय दिखने लगता है। तो ये क्या होता है, दोहरी गणना की संभावना होती है कि फिर से अब जो गणना
गणना हुआ है वो 2 बार लिखा गया है, एक ही चीज़ 2 बार, तो फिर से गणना करना पड़ेगा। यह भी क्या है, इसमें बाधा है, कठिनाई है। अगला है कि मूल्य मापने में कठिनाई। बाजार की स्थिति एक ही वस्तु का कई व्यापारिक स्थितियों से गुजरने पर वस्तु के मूल्य में विभिन्नता आ जाती है। यातायात खर्च, विक्रय व्यवस्था, विज्ञापन खर्च, विक्रय के मुनाफे की राशि उसमें जुट जाती है। मूल्य के मापने में कठिनाई ऐसी होती है कि जो वस्तु होता है वो कई बाजारों की स्थितियों से गुजरता है और उसमें उसका मूल्य क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिस कारण से भी मूल्य के मापने में क्या होती है, कठिनाई होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। जो आय होता है उससे गरीबी का संबंध स्थापित करना है। क्वेश्चन पूछा है तो कह रहा है कि आय का गरीबी के साथ बहुत गहरा संबंध है। जब आय बढ़ती है तो गरीबी दूर हटती है, तो आय बढ़ेगा तो गरीबी दूर हटेगी और जीवन स्तर में सुधार होता है। और आय होगा तो जीवन स्तर में क्या होगा, सुधार होगा, अच्छा से खाइएगा, अच्छा से रहिएगा, हर चीज़ आपका बदलते जाएगा। जब आय कम हो जाती है तो गरीबी में भी वृद्धि होने लगती है। जब आय कम हो जाएगा तो गरीबी में वृद्धि होने लगता है और जीवन स्तर में क्या आ जाता है, गिरावट आ जाता है। यही संबंध है आय और गरीबी के बीच। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन का फॉर्म है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दिया है। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। चलिए इसका आंसर समझते हैं। कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने 1949 ईस्वी में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत का राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना था। जो राष्ट्रीय आय का संबंध में अनुमान लगाएगा, कौन लगाएगा, तो इनके द्वारा पीसी महालनोबिस के द्वारा जो अध्यक्षता में उनके द्वारा क्या किया गया, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। वही राष्ट्रीय आय समिति क्या करेगी, यहाँ राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया, यही क्या करेगी, यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने 1949 इसमें पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत के राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना था। अगला है, राष्ट्रीय आय की परिभाषा दें एवं इसकी गणना के प्रमुख विधि कौन कौन सी है। तो राष्ट्रीय आय की पहले परिभाषा देना है, तो लिखेंगे कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय किसी देश में एक वर्ष की अवधि में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय किसे कहेंगे, किसी देश के एक वर्ष की अवधि में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय की प्रमुख गणना विधि, इनकी गणना करने की कौन कौन सी विधियाँ है, तो पहला दिया है उत्पादन गणना विधि। उत्पादन गणना विधि, जब उत्पादन के तौर पर गणना किया जाएगा तो उत्पादन गणना विधि कहा जाएगा। जब राष्ट्र के आय की गणना उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के योग के द्वारा किया जाता है तो उसे उत्पादन गणना विधि कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा विधि देखते हैं, आय गणना विधि। आय गणना विधि, जब राष्ट्र के व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना किया जाए तो गणना विधि क्या कहलाती है, आय गणना विधि कहलाती है। अगला है व्यय गणना विधि। व्यय गणना विधि को समझते हैं कि व्यय गणना विधि किसे कहेंगे। प्राप्त की गई आय व्यक्ति अपने उपभोग के लिए व्यय भी करता है। तो जो व्यक्ति आय किया है वो आय क्या करेगा जी, व्यय भी करेगा, और व्यय करेगा तो क्या होगा, व्यय गणना विधि कहलाएगा। राष्ट्रीय, जब गणना लोगों की व्यय के माप से किया जाता है इस प्रक्रिया को व्यय गणना विधि कहते हैं। चलिए अगला दिया है मूल्य योग विधि। उत्पादित की गई वस्तुओं का मूल्य विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रयास से बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय की गणना मूल्य योग विधि कहलाता है। जब उत्पादित की गई वस्तुओं का मूल्य विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रयास से बढ़ जाता है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय की गणना मूल्य योग विधि कहलाती है। अगला दिया है व्यवसायिक गणना विधि। व्यवसायिक गणना विधि क्या होता है कि व्यवसायिक संरचना के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना व्यवसायिक गणना विधि कहलाती है। चलिए बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर दिया है, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर बताएं। सबसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय में अंतर बताएं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। देखिए, प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय में निम्न अंतर है। एक तरफ लिखेंगे प्रति व्यक्ति आय, दूसरी तरफ लिखेंगे राष्ट्रीय आय। पहला देखते हैं, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त परिणाम प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। हम लोग प्रति व्यक्ति आय को समझते हैं कि प्रति व्यक्ति आय कहते किसे हैं, तो प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से जब भाग दे देते हैं तो जो परिणाम आता है उसे ही क्या कहेंगे, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। उसी दूसरी तरफ एक नंबर में लिखेंगे कि किसी देश में एक वर्ष की अवधि में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं के एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय
कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है कि 2 नंबर में क्या लिखेंगे इसके अंतर में, तो प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय का एक क्या है, भाग है, और राष्ट्रीय आय पूरे देश की कुल आय का क्या है, योग है। यहाँ एक व्यक्ति का, जैसे देखिए प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय का एक भाग है और राष्ट्रीय आय पूरे देश की कुल आय का क्या है, योग है। 3 नंबर में लिखेंगे प्रति व्यक्ति आय किसी एक व्यक्ति का आय है, प्रति व्यक्ति आय जो है किसी एक व्यक्ति का आय है, और राष्ट्रीय आय पूरे देश का आय है, यानी पूरे देश में रह रहे लोगों के क्या है, आय है, जो उसे क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय कहेंगे। अगला देखिए प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास की माप का सबसे उपयुक्त सूचकांक है। जो प्रति व्यक्ति आय है आर्थिक विकास की माप करने के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक माना जाता है। वहीं यहाँ दूसरी तरफ लिखेंगे कि राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास की माप का उपयुक्त सूचकांक नहीं है। चलिए हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास के लिए किस तरह से लाभप्रद है। राष्ट्रीय आय में जब वृद्धि होगा तो भारत का विकास होगा, यह किस तरह से क्या है, लाभप्रद है, लाभदायक है, इसका वर्णन करना है। तो क्या हो जाएगा, किसी भी देश के विकास को उस देश के राष्ट्रीय आय के द्वारा मापा जाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय जितना अधिक होता है वे देश उतना ही विकसित होता है। वस्तुओं का अधिक उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय अधिक होने पर ही हम राष्ट्र के उच्चतम आर्थिक विकास की स्थिति को पा सकते हैं। आज राष्ट्र के विकास के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वे उस राष्ट्र की सीमा के अंदर रहने वाले लोगों की उत्पादकता अथवा आय को बढ़ाने के उद्देश्य से की जाती है। लोगों के आय या राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से लोग विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करेंगे, जिससे रोजगार में वृद्धि होगा। दूसरी ओर लोगों को रोजगार मिलने से गरीबी दूर होगा। इस प्रकार राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास के लिए क्या है, लाभप्रद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। कह रहा है विकास में प्रति व्यक्ति आय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। विकास जब होगा तो प्रति व्यक्ति आय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में प्रति व्यक्ति आय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रति व्यक्ति आय देश के प्रत्येक व्यक्तियों का औसत आय होता है। किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास लोगों के जीवन को खुशहाल तथा जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना अति आवश्यक होता है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ने पर ही राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय आय बढ़ने पर ही देश का क्या होगा, विकास होगा। प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास की माप का सबसे उपयुक्त सूचकांक है। अतः हम कह सकते हैं कि देश के विकास में प्रति व्यक्ति आय काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रखता है। आगे दिया है 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है, वर्णन करें। क्या जो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगा तो राष्ट्रीय आय को प्रभावित करेगा, इसका बारे में बताना है कि वर्णन करना है। चलिए देखते हैं उत्तर। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से क्या करता है, प्रभावित करता है। प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन होने से राष्ट्रीय आय में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। प्रति व्यक्ति आय देश के लोगों का औसत आय होता है और किसी देश के लोगों के आय का कुल योगफल राष्ट्रीय आय कहलाता है। इसलिए यदि जनसंख्या स्थिर रहे तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है, और प्रति व्यक्ति आय में कमी होने से राष्ट्रीय आय में भी क्या होता है, कमी होता है, जिसका सीधा प्रभाव अर्थव्यवस्था के विकास पर पड़ता है। और यह देखा गया है कि विकसित देशों का प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है जबकि विकासशील देशों का प्रति व्यक्ति आय कम होता है। इससे स्पष्ट है कि प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय को प्रभावित करता है। चलिए यहाँ पे हमारा फुल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। यहाँ आप शॉर्ट राइटिंग नहीं कीजिएगा, जितना बताया गया उतना लिखने पर आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। यहाँ आपके चैंपियंस वाला 3.0 के द्वारा यहाँ बेस्ट राइटिंग स्किल के साथ इसको कराया गया है। तो इसी के साथ लेते हैं अलविदा, नमस्कार।